वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू लेक्चर फॉर मॉडर्न इंडिया। इस लेक्चर में हम लोग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग देखेंगे और रिवाइज करेंगे। और इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड, आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो पहला पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फ्रेंच किंग लुइस 14। ये है लुइस 14, इनके टेन्योर फॉर्मेशन होता है विद द एफर्ट ऑफ कॉलबर्ट जो उनके मिनिस्टर थे, और इन द ईयर 1664। तीन पॉइंट ऐसे हो गए। ड्यूरिंग हुज टेन्योर किंग लुइस 14, विथ हुज एफर्ट फ्रेंच मिनिस्टर कॉलबर्ट, एंड इन विच ईयर 1664। अब जो फ्रेंच का पहला एक्सपेडिशन था वो इंडिया में आता है 1667 में। ये सूरत में आता है। एक्सपेडिशन को कौन लीड करते हैं? फ्रैंकियो कैरन। ठीक है। जो फ्रेंच थे वो इंडिया में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे बनाते हैं? सूरत में बनाते हैं 1668 में, और दूसरा बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। फिर इन 1673 द टाउनशिप एट चंदन नियर कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड। चंदन नगर जो कैलकाटा के पास है उसको फ्रेंच ने ईयर 1673 में स्टैब्लिश किया। और 1673 में ही द सेम ईयर द फ्रेंच अक्वायर्ड द एरिया ऑफ पौंडीचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। सेम ईयर यानी 1673 में ही जो फ्रैंकियो मार्टिन थे उस वक्त, उन्होंने, ही वॉज बेसिकली गवर्नर, acquired the area of Pondicherry from the Sultan of Bijapur, thus establishing the Pondicherry colony in 1674। कॉलोनी एक्वायर हुआ 1673 में, स्टैब्लिश हुआ 1674 में। ठीक है। अब है फ्रैंकियो मार्टिन बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1668 विच बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। देखिए यहाँ से तीन पॉइंट आपके बन गए। पहला, पौंडीचेरी कॉलोनी में कब स्टैब्लिश हुआ? 1674 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। उसके पहले गवर्नर कौन थे? फ्रैंकियो मार्टिन थे। ये जो पोर्चुगीज सिटी था इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1668 में। ठीक है। देखिए, कॉलोनी का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1674 में, लेकिन सिटी ऑफ पौंडीचेरी का फाउंडेशन हुआ 1668 में, और ये जाके आगे कैपिटल बन गई फ्रेंच की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ रिजविक। ये ट्रीटी ऑफ रेजविक है, इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि ये जो ट्रीटी था ये डच और फ्रेंच के बीच में साइन हुआ था 1697 में। 1697 में, बाय विच पौंडीचेरी वाज रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच। हुआ इसलिए था क्योंकि डच और ब्रिटिश का जो एक अलायंस था, उन्होंने पौंडीचेरी को 1693 में कैप्चर कर लिया था। ठीक है। डच प्लस ब्रिटिश का एक अलायंस था, इन्होंने 1693 में कैप्चर कर लिया था। तो हम लोग ट्रीटी ऑफ रिजविक देखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ रिजविक में इतना ही पॉइंट याद करना है कि ये डच प्लस फ्रेंच के बीच में हुआ था 1697 में, और इससे जो पौंडीचेरी था वो वापस फ्रेंच को मिल गया था। ठीक है। अब कोई भी इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर है तो वो इंडिया में अपने डिफरेंट लोकेशन पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाएगी। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो फ्रेंच थे, फ्रेंच का मेन ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ था। पहला है करिकल, बालासोर और कासिम बाजार। ये तीन इंपॉर्टेंट थे मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, शाइस्ता खान द सुल्तान ऑफ बंगाल अलाउड द फ्रेंच टू बिल्ड अ फैक्ट्री नियर चंदननगर इन 1674। तो ये जो शाइस्ता खान थे, इन्होंने फ्रेंच को परमिशन दिया चंदननगर में पहली बार फैक्ट्री बनाने का 1674 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच सूबेदार ऑफ बंगाल gave French the permission to build a factory in चंदननगर and in which year। तो विच सूबेदार बंगाल, तो शाइस्ता खान कौन सी ईयर में? 1674 में। कहाँ पे? तो चंदननगर में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन वीकेंड द पोजीशन ऑफ द फ्रेंच ड्यू टू विच दे अबैंडन्ड द फैक्ट्रीज एट सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बटनाम, इंडोनेशिया। और यूरोप में स्पेनिश सक्सेशन के लिए एक वॉर हो रहा था, जिस कारण जो फ्रेंच थे उनका पोजीशन काफ़ी वीक हो रहा था, और इसके कारण वो लोग जो अपना फैक्ट्रीज था सूरत, मसूलीपट्टनम और पटना में, इंडोनेशिया में, इसको वो लोग अबैंडन कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि विच लोकेशंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वेर अबैंडन्ड बाय द स्पेनिश। तो इसका आंसर होगा सूरत, मसूलीपट्टनम और पटना में, इंडोनेशिया। अब एरिया जो फ्रेंच ने एक्वायर किए थे, ये उनका टाइमलाइन है। मॉरिशस 1721,
माहे 1725, कैरिकल 1738। ये एग्ज़ाम में किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसमें एक बार फिर रिवाइज करेंगे। मॉरिशस 1721, माहे 1725, कैरिकल 1738। अब हम लोग जो फ्रेंच के एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है ड्यूप्ले, उनके बारे में कुछ जानते हैं और उनका क्या रोल रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। देखिए, ड्यूप्ले जो थे, ड्यूप्ले वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल फ्रेंच टेरिटोरियल होल्डिंग्स इन इंडिया इन 1742। तो ड्यूप्ले कब गवर्नर बनते हैं? 1742 में बनते हैं। इसका ड्रीम यानी एम्बिशन था अ फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया, एंड टू दैट एंड ही स्टार्टेड टू मेक अलायंसेज विद मेनी लोकल रूलर्स। ड्यूप्ले 1742 में गवर्नर बनते हैं। उनका एम था फ्रेंच को कॉलोनियल पावर में इंडिया में स्टैब्लिश करना। इसके लिए उन्होंने अलायंसेस बनाए लोकल पावर के साथ, ताकि जो भी उनके उस वक्त कंटेम्प्रेरी अदर यूरोपियन पावर्स थे उसको वो बीट कर सके। अब लोकल रूलर के साथ अलायंसेस बनाए, तो उसके लिए उन्होंने, देखिए, पहला हैदर अली द रूलर ऑफ मैसूर वॉज ट्रेंड इन द आर्मी बाय ड्यूप्ले। हैदर अली जो मैसूर के रूलर थे, इनके आर्मी को ड्यूप्ले ने ट्रेन किया। अब देखिए, कोई भी अगर पावर अपना एक्सपेंशन का प्लान बनाएगी तो डेफिनेटली वो किसी अदर पावर को चैलेंज करेगी, तो वही हुआ फ्रेंच के साथ। Dupleix plan for territorial expansion put him in direct conflict with the British, and this led to the Carnatic War over the Deccan Plateau and the Carnatic region. Dupleix का जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन था, ये ऑब्वियस उनको डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में ब्रिटिश के साथ लाई। इसके कारण कर्नाटक वॉर हुए, जो 3 वॉर हुए थे। हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवेंचुअली हम लोग ये देखते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट था वो डुप्ले को वापस कॉल कर लेती है, क्योंकि उनको ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना था। डुप्ले का रोल फर्स्ट कर्नाटक वॉर तक ही था, ठीक है। डुप्ले जो था उसने एक पॉलिसी लाई थी, मीन्स इसके लिए उसको क्रेडिट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ये होता है, ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु इनिशिएटेड द पॉलिसी इंटरवेनिंग द क्वार्रल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। जहाँ जो एक सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था, जो हम लोग लॉर्ड विलिस्ली के बारे में आगे जाके देखते हैं, तो उसी में देखते हैं कि जो यहाँ पे ड्यूप्ले था, Dupleix, he was the first European who initiated the policy of intervening the quarrels of Indian princes। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द बैटल ऑफ कॉन्डोर 1758 फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर डिफीटेड। इंपॉर्टेंट है, बस यही जानना है कि द बैटल ऑफ कॉन्डोर कब हुआ? 1758 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ। जीता कौन? इंग्लिश जीते, फ्रेंच हार गए, ठीक है। अब हम लोग जो 3 मेजर कर्नाटिक वॉर हैं, जिनका हिस्ट्री में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, आइए हम उस तीनों वॉर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला कर्नाटक वॉर है, इसका टाइमलाइन है 1744 टू 48, मतलब 4 ईयर्स। इस वॉर का जो मेन कारण था वो था that in the year 1740 the Austria War of Succession broke out in Europe after death of Emperor Charles VI, और the inheritance of Hanoverian monarchy was the major cause of war। तो इस वॉर का मेजर कॉज क्या था? ये इंडिया में ये कॉज नहीं था, ये कॉज यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था। इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था स्टार्ट 1740 में। इसके कारण क्या हुआ? इन द ईयर 1744 द ब्रिटिश वर ड्रॉन इनटू द वॉर इन 1744 ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फ्रांस एंड इट्स एलीज। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया एज वेल। बाहर हुआ था, इंडिया टेरिटरी के बाहर ये लोग ऑपोजिट साइड्स में थे यूरोप में, और उसके कारण इंडिया में जो इनका ट्रेडिंग कंपनी था वो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए, ये वॉर इंडिया में जो इसका मतलब कैसे इवॉल्व हुआ, 1745 ईयर है। इसमें द ब्रिटिश रॉयल नेवी अटैक द फ्रेंच फ्लीट विच लेड टू द फ्रेंच गूफ जनरल डुप्ले कॉलिंग फॉर एडिशनल फोर्सेस लीडिंग टू द एस्केलेशन नेवल फोर्सेस इन द एरिया अराउंड मद्रास एंड पौंडीचेरी। मतलब 1745 में ब्रिटिश ने पहला अटैक किया फ्रेंच पे, और यहीं पे एस्केलेशन होता है इन एरिया पौंडीचेरी। मतलब ब्रिटिश अटैक्ड फ्रेंच एरिया मद्रास प्लस पौंडीचेरी, ठीक है। ये अटैक बेसिकली होता है 1745 में। अब फ्रेंच को हेल्प करने के लिए ला बोर्डोनिस आते हैं डुप्ले को हेल्प करने के लिए, ठीक है।
द फ्रेंच एंटर्ड मद्रास एंड कैप्चर्ड द आउटपोस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट क्लाइव वर हेल्ड कैप्टिव। तो इस वॉर का जो ब्रिटिश ने पहले अटैक किया, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, फ्रेंच को हेल्प करने के लिए उनके कमांडर लाबोर्डोनिस आते हैं। इसके कारण फ्रेंच मद्रास में आते हैं और ये जो आउटपोस्ट था इसको कैप्चर करते हैं। मतलब फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट क्लाइव वर हेल्ड कैप्टिव। ठीक है, अब ब्रिटिश भी हेल्प लेंगे क्योंकि उन्हें भी फ्रेंच को हराना था। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, जो नवाब ऑफ आरकोट रहता है अनवरुद्दीन, वो ब्रिटिश का हेल्प करने के लिए 10,000 आर्मी का एक 10,000 आर्मी पर्सनल का एक आर्मी भेजता है, जिसके कारण द फ्रेंच फोर्सेस वॉर होता है। द फ्रेंच फोर्सेस डिफेंड नवाब आर्मी इन द बैटल ऑफ अडेयार। तो जो फ्रेंच फोर्सेस थे इन्होंने सक्सेसिवली, यहाँ पे आप देखिएगा तो ब्रिटिश को शॉर्ट वॉर में 2 बार हरा दिया। एक तो यहाँ मद्रास को इन्होंने कैप्चर कर लिया और सेकंड में था जो बैटल ऑफ अदियार। तो बैटल ऑफ अदियार किसके किसके बीच में हुआ, फ्रेंच वर्सेस आरकोट। आरकोट का जो नवाब था, आरकोट का नवाब था, इसमें जो फ्रेंच थे, फ्रेंच जीत गए। ठीक है, अब जो वॉर का मेन रीजन था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, वो 1748 में एंड होता है बाय द ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चैपल। ये यूरोप में इम्प्लीमेंट होता है। इस ट्रीटी इम्प्लीमेंट होने के बाद इंडिया में जो फर्स्ट वॉर था वो नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद जो मद्रास था was returned to the British in exchange for the French fort captured by British in North America। कुछ एरियाज का एक्सचेंज हुआ था और जो मद्रास था वो वापस ब्रिटिश को दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वॉर में जो मेन चीज़ ये देखेंगे, पहला था टाइमलाइन 1746 टू 48। सेकंड हम लोग ये देखेंगे रीजन, तो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें क्या हुआ, तो ब्रिटिश ने पहले अटैक किया था मद्रास पे, उसके बाद फ्रेंच को असिस्ट किया लाबोर्डोनिस ने, उन्होंने मद्रास को कैप्चर किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्टिव किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैटल ऑफ अदियार हुआ जिसमें फ्रेंच ने आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन को हराया। फिर ट्रीटी ऑफ एलेक्स-ला-चैपल होता है और ये फाइनली एंड हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर में। सेकंड कर्नाटिक वॉर का जो टाइमलाइन है वो 49 टू 54 है, मतलब 5 ईयर्स। पहले वाले का था 4 ईयर्स, ये 5 ईयर्स है। ठीक है, इसे बेसिकली दो साइड है। आप लोग देखेंगे, मेन पॉइंट देखिए, असफ जाह जो थे वो हैदराबाद के नवाब थे। द डेथ ऑफ असफ जाह इन 1740 लेड टू द सक्सेशन स्ट्रगल इन हैदराबाद। A power struggle ensued after his death between his son Nasir Jung and his grandson Muzaffar Jung, which soon involved foreign powers eager to expand their influence। बेसिकली ये हैदराबाद की गद्दी के लिए यहाँ पे राइवलरी चल रही थी। इस राइवलरी के लिए 2 कंटेंडर थे। ये हैदराबाद का गद्दी हुआ, इसके लिए 2 कंटेंडर थे, एक है आपका नासिर जंग और दूसरा है आपका मुजफ्फर जंग। ठीक है, और सिमिलरली ऐसा ही एक इशू चल रहा था आरकोट में। अभी हमने पहले देखा था बैटल ऑफ अदियार जिसमें अनवरुद्दीन को फ्रेंच फोर्सेस ने हरा दिया था। Similarly, a power struggle was underway in Arcot as well as after that of Nawab of Carnatic, Anwaruddin, between his son चांद साहेब और यहाँ पे इसका सन मोहम्मद अली। तो देखेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर, 2 जो लोकल डायनेस्टीज हैं वहाँ पे हायर कौन बनेगा उसको लेके इशू चल रहा था। पहला था हैदराबाद में कंटेंडर था नासिर जंग और एक था मुजफ्फर जंग, और सही था तुम्हारा आरकोट में एक कंटेंडर था चांद साहब और एक था मोहम्मद अली। अब ये जो चांद साहब है इसको सपोर्ट किया फ्रेंच ने। द फ्रेंच सपोर्टेड चांद साहब फॉर थ्रोन ऑफ कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग फॉर थ्रोन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ने किया और आरकोट में चांद साहब को। अब ब्रिटिश यहाँ पे नासिर जंग को कर देंगे और यहाँ पे मोहम्मद अली को कर देंगे। मतलब दोनों जगह एक बार फिर ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है,
अब 1749 में यह सक्सेशन को लेके मुजफ्फर जंग एंड चांद साहब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच अंडर ड्यूप्ले। मुजफ्फर जंग और चांद साहब प्लस ड्यूप्ले डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक इन बैटल ऑफ अंबोर। बैटल ऑफ अंबोर होता है 1749 में, जिस बैटल ऑफ अंबोर 1749 में होता है, जिसमें मुजफ्फर प्लस चांद प्लस ड्यूप्ले ये होते हैं, और ये अनवरुद्दीन जो होता है, अनवरुद्दीन को ये फिनिश कर देते हैं इन द बैटल ऑफ अंबोर। एक बार फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। इन द ईयर 1749 मुजफ्फर जंग एंड चांद साहिब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच अंडर ड्यूप्ले डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन द देन नवाब ऑफ कर्नाटक इन द बैटल ऑफ अंबोर। ठीक है। अब इन द ईयर 1750 चांद साहब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग बिकेम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। फ्रेंच का जो दोनों कंटेंडर था, चांद साहब कर्नाटक का बन जाता है और जो मुजफ्फर जंग था वह हैदराबाद का बन जाता है, which eventually led to the establishment of French dominance in the region। क्योंकि फ्रेंच सपोर्टेड दोनों आदमी दोनों जगह पे गद्दी पे चले जाते हैं तो फ्रेंच का पोजीशन स्ट्रांग हो जाता है। अब इन द ईयर 1751 मुजफ्फर जंग reign as Nizam of Hyderabad was short-lived as he was killed in a skirmish. The French installed Sabar Jung the Nizam of Hyderabad. Robert Clive, the British commander in support of Muhammad Ali, attacked Arcot, the capital of Arcot, and defeated Chand Sahib. Muhammad Ali became the Nawab of Karnataka and remained so until in 1795. अब देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बैटल ऑफ आर्कोट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसके चांद साहब को ये डिफीट करते हैं, और जो मोहम्मद अली थे ये नवाब ऑफ कर्नाटक बन जाते हैं। मतलब जो ब्रिटिश थे ये फ्रेंच कंटेंडर को डिफीट कर देते हैं। इस पॉइंट को हम फिर से देखते हैं। ईयर है 1751। मुजफ्फर जंग रेन एज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि ही वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच। ठीक है। was short-lived as he was killed in a skirmish। ठीक है। The French installed साबत जंग as the निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सलाबत जंग। अब एंट्री होता है रॉबर्ट क्लाइव का, द ब्रिटिश कमांडर इन सपोर्ट ऑफ मोहम्मद अली, अटैक्ड आर्कोट द कैपिटल ऑफ आर्कोट एंड डिफीटेड चांद साहब। मतलब चांद साहब तो आर्कोट के रूलर थे। फिर देखते हैं मोहम्मद अली बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड रिमेन्ड सो अंटिल ही डाइड इन 1795। मतलब यहाँ पे इंग्लिश का जो कंटेंडर था वो थ्रोन पे आ जाता है। अब 1754 होता है। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ड्यूप्ले वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस ड्यू टू ह्यूज फाइनेंशियल लॉस इन द वॉर एंड रिप्लेस्ड बाय चार्ल्स गोदियो। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है वो एंड कैसे होता है। तो बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब होता है? इन ईयर 1754 एंड ड्यूप्ले वाज सेंट बैक टू फ्रांस। पहला एंड होता है ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल से, दूसरा एंड होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। अब हम लोग देखते हैं द थर्ड है द थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 टू 63। ये भी है 5 ईयर्स। इसका रीजन था द 7-year वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1756 विच लेड टू फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश कॉलोनीज इन इंडिया। रीजन होगा 7-year वॉर यूरोप पे 1756 में। ठीक है। अभी हमने सेकेंड वॉर में ये देखा कि जो हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच और इंग्लिश के जो इंस्टॉल्ड वो थे रूलर्स थे जो इंग्लिश और फ्रेंच के सपोर्ट से बने थे, उनमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। अब हमने देखा कि इंग्लिश ने फ्रेंच को जो सेकेंड वॉर ऑफ जो सेकेंड ट्रीटी होता है, मतलब ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किस लिए होता है? ये जो वॉर होता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इसको एंड करने के लिए। तो हमने सेकेंड कर्नाटिक वॉर में देखा था कि जो फ्रेंच थे उनको काफ़ी फिनेंशियल लॉस हुआ था। तो ऑब्वियस अगर कोई भी एक कंपनी फिनेंशियली लॉस होगी तो उसका इंडिया में भी इफेक्ट काफ़ी पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को देखते हैं कि जब थर्ड कर्नाटिक वॉर का कोर चल रहा था तो उस वक्त फ्रेंच एट दिस टाइम वर स्ट्रगलिंग फिनेंशियली, और ब्रिटिश soldiers took the French town of Chandannagore in Bengal during the Third Carnatic War, which had stretched beyond southern India। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ये जो चंदन नगर का जगह था, इसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर
ब्रिटिश सोल्जर ने फ्रेंच से ले लिया था। ठीक है, 1757 तो हम सब जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के लिए है, नवाब बंगाल एंड फ्रेंच एलिस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच एलिस। ठीक है, 1758 में द फ्रेंच कमांडर कोंट de लैली कैप्चर्ड फोर्ट सेंट डेविड इन कोडलोर एंड अटैक मद्रास। मतलब द फ्रेंच के कमांडर थे 1758 में कोंट de लैली, इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर किया और मद्रास को अटैक किया। अब टाइमलाइन में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1759 में, इसको हमने कवर किया था। द डच में द ब्रिटिश डिफीटेड द डच इन द बैटल ऑफ बेदारा और चिंसुरा, एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम ऑल द सीन। यहाँ से ब्रिटिश का पोजीशन काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था। 1760 इंपॉर्टेंट है, काउंट de लैली वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ट्रूप अंडर सर आयरे कुट इन द बैटल ऑफ वैंडी वॉश। द फ्रेंच कैपिटल पौंडीचेरी फेल टू द ब्रिटिश। फ्रेंच मतलब फाइनली बैटल ऑफ वैंडी वॉश में हार गए थे, तो उसके कारण उनका जो कैपिटल था वो इंग्लिश को फेल कर गया था और उनका जो इंडिया में पोजीशन था वो भी काफ़ी वीक हो गया था। अब यार 1763 में जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है, द वॉर कंक्लूडेड विद साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस विच रिटर्न चंदननगर एंड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। द ट्रीटी अलाउड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज by the French in India but barred French businessmen from running them. In exchange for British assistance, the French decided to abandon their plans for Indian Empire, making the British the permanent foreign force in India. हम लोग ये देखेंगे कि जो पहला जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था वो कैसे एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या था, इसमें यह था कि जो फ्रेंच एरिया थे चंदननगर और पौंडीचेरी ये वापस फ्रेंच को दे दिए गए बाय ब्रिटिश। इस ट्रीटी में ये किया गया, ये ट्रीटी ने अलाउ किया स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय द फ्रेंच इन इंडिया, मगर वे फैक्ट्री बना सकते थे मगर उनको फ्रेंच बिजनेस में रन नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये एक मतलब डिसाइसिव इवेंट था। इसके बाद फ्रेंच का पोजीशन इंडिया में काफ़ी वीक हो जाता है और फ्रेंच का टाइमलाइन में इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखते हैं जो 3 कर्नाटिक वॉर हुए उसका क्या क्या रिजल्ट हुआ। पहला तो ये रिजल्ट हुआ कि फ्रेंच हार गई, तो जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी था वो एस्टैब्लिश इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज ऑल अदर फॉरेन पावर्स वर एलिमिनेटेड। मतलब फाइनली पोर्चुगीज, डच, दानिश, फ्रेंच इन सबको एलिमिनेट करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इमर्ज करती है एज द न्यू कंटेंडर। अब देखिए ये तो इमर्ज कर गई, अब इमर्ज करी तो उनका फ़ायदा क्या हुआ, द ब्रिटिश नाउ हैड द बिग पोर्ट सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास अंडर देयर कंट्रोल। जो बिग पोर्ट सिटीज़ थे उस वक्त के लिए, कलकत्ता, ईस्टर्न कोस्ट, बॉम्बे, वेस्टर्न कोस्ट, मद्रास, ये सब ब्रिटिश के कंट्रोल में चले गए। मतलब अब ये पोर्ट को कंट्रोल कर सकते थे, तो ये यहाँ से उनका जो ट्रेड है और अच्छे से हो सकता था। The Carnatic War exposed the weakness of the Indian rulers and showed them that even a small but disciplined foreign army can defeat the Indian ruler armies. कर्नाटिक वॉर जो था ये इंडियन रूलर्स का जो उस वक्त मिलिट्री था उसका वीकनेस को दिखाया, प्रेजेंट किया कि कैसे यूरोपियन पावर का जो छोटा आर्मी था उसने उनको डिफीट किया। ठीक है, द एंग्लो फ्रेंच बैटल्स ऑल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल वॉरफेयर इन द डेक्कन एंड कर्नाटिक रीजन, क्योंकि इंडियन नेवी स्टेट्स ज़्यादातर वो आर्मी पे ही फोकस करते थे, उनका नेवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो हमने यहाँ पे जो भी फ्रेंच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर किया। होप ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।